जिहादियों ने फिर बनाया कश्मीरी पंडितों को शिकार। धू धू कर जल उठा हिंदुओं का घर। फिर से 1990 दोहराने की साजिश। हिंदुओं ने लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कश्मीर का नाम सामने आते ही दो चीजें आपकी आंखों के सामने होती हैं। एक कश्मीर की खूबसूरत वादियां और दूसरी कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, जिसे एक बार फिर दोहराने की कोशिश की जा रही है। वो साल 1990 का था और ये साल 2024 है, लेकिन हिंदुओं की स्थिति वैसी की वैसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 5 कश्मीरी पंडितों के घर धू धू कर जल उठे, जिसके बाद घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अनायास ऐसा होना काफी संदेह पैदा करता है। आशंका जताई जा रही है कि घाटी लौट रहे उन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ऐसा किया गया है, जिन्हें कभी यहां से पलायन करना पड़ा था, उनका नरसंहार हुआ था, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था। घटना सोमवार 29 जुलाई 2024 को रात 1 बजे घटित हुई। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जो 1:45 बजे मौके पर 5 ट्रकों के साथ पहुंची। इस दौरान एक मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गया। फायर ब्रिगेड ऑफिसर निशार अहमद ने बताया कि जैसे ही विभाग को सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां वहां के लिए रवाना हो गई। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि तबाह हुए घरों में से एक उसके अतिरिक्त प्रवक्ता रहे उमेश ताशिके ननिहाल का है। साथ ही पार्टी ने जांच की मांग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने की अपील भी की है। द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आगजनी का एक वीडियो भी शेयर किया। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, इस वीडियो को सेव कर ले। कश्मीरी हिंदुओं की विरासतों को जलाया जा रहा है। ये 1990 नहीं बल्कि 29 जुलाई 2024 है। इसे सेव करके हर रविवार को देखें और विश्लेषण करें कि जब धार्मिक आतंकवाद को राजनीतिक और बौद्धिक संरक्षण दिया जाता है तो क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, ऑल टेम्पल्स एंड श्राइन साउथ कश्मीर के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और हमने प्रशासन से पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। बता दें कि कश्मीर का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक रहा है, खासकर जब बात कश्मीरी पंडितों को लेकर हो। केवल 90 का दशक नहीं बल्कि उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं और आगे भी हो रही हैं। 23 मार्च 2003 ये वो तारीख है जब आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे नदी मार्ग नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने कश्मीर के नदी मार्ग गांव में एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। 2011 में यह केस अदालत में बंद हो गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फिर से इस केस को खोलने के आदेश दिए थे। नदी मार्ग में हुआ नरसंहार वही है जिसे द कश्मीर फाइल्स के क्लाइमेक्स सीन में दिखाया गया था। इस नरसंहार को भारतीय सेना को बदनाम करने की साजिश के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। नदी मार्ग नरसंहार का मुकदमा 8 साल तक निचली अदालत में चलता रहा, लेकिन गवाहों के नहीं आने पर इस केस को बंद कर दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निचली अदालत को इस केस को फिर से खोलने का आदेश दिया है। क्या हुआ था नदी मार्ग में? 90 के दशक में कश्मीर घाटी का माहौल बदल गया था। आतंकी चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, लेकिन नदी मार्ग गांव में रहने वाले हिंदुओं ने घाटी छोड़ने से इनकार कर दिया था। नदी मार्ग से कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए 23 मार्च 2003 की रात को आतंकियों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। उस रात लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पुलवामा के नदी मार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों को लाइन से खड़ा कर गोली मार दी थी। बताया जाता है कि उस रात 10:30 बजे के आसपास सेना की वर्दी पहनकर आए 7 आतंकियों ने हिंदुओं के नाम पुकारना शुरू किया। लोगों को लगा कि किसी आतंकी हमले की आशंका के चलते उन्हें वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कश्मीरी पंडितों को उनके घर से खींचकर निकाला जाने लगा। सभी को लाइन में खड़ा किया गया और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
रोते बच्चे के सीने में मार दी थी गोली। इस नरसंहार में मोहनलाल भट्ट इकलौते जिंदा बचे हुए व्यक्ति थे। इस नरसंहार में आतंकियों ने मोहनलाल भट्ट के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। उस रात भट्ट तीसरी मंजिल से गिर गए थे और टीन के नीचे छिपे हुए थे। इससे उसकी जान बच गई थी। मीडिया से बातचीत में भट्ट ने बताया था कि रात को करीब 10:30 बजे हम सभी सो रहे थे, तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई देता है। घरों की खिड़कियां बंद करने की आवाजें आने लगती हैं। मैंने दरवाजे की ओट लेकर देखा तो सामने सेना की वर्दी में कुछ लोग खड़े थे। मेरी मां ने उनसे हमें जिंदा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें चुप करने ही आए हैं। इस नरसंहार में आतंकियों ने 2 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, एक बच्चा रो रहा था तो उसे चुप कराने के लिए गोली मार दी गई। भट्ट ने बताया कि जब गोलियां बरस रही थी तभी एक बच्चा रोया। आतंकियों ने कहा कि ये अभी जिंदा है और फायरिंग करो, और उस 2 साल के मासूम के सीने में गोली उतार दी गई। उस रात आतंकियों ने मोहनलाल भट्ट के पिता राधा कृष्ण भट्ट, मां गीता भट्ट, बहन प्रतिमा और चाचा लोकनाथ भट्ट को भी मार गिराया था। अब इस मामले में क्या हुआ? इस नरसंहार के बाद हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज की गई। मामले में 7 आतंकियों को आरोपी बनाया गया था। इस मुख्य आरोपी जिया मुस्तफा था, जो पाकिस्तान में लश्कर-ए तैयबा का आतंकी था। नदी मार्ग उस समय पुलवामा जिले में आता था, इसलिए पुलवामा की सेशन कोर्ट ने यह मुकदमा चलाया था। बाद में शोपिया जिला बनने के बाद यह केस वहां की सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में कुल 38 गवाह थे, लेकिन सुनवाई के दौरान गवाही के लिए सिर्फ 13 गवाह ही सामने आए थे। वो इसलिए क्योंकि नरसंहार के बाद ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जम्मू चले गए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपील की थी कि एक कमीशन का गठन किया जाए और बाकी गवाहों के बयान दर्ज किए जाए। हालांकि अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया और 9 फरवरी 2011 को केस बंद कर दिया। नरसंहार के बाद आतंकी जिया मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2018 में उसे जम्मू की कोर्ट भलवल जेल में शिफ्ट किया गया था। उसने जेल में 18 साल काटे। आतंकियों के ठिकानों की पहचान के लिए 24 अक्टूबर 2021 को मुस्तफा को 10 दिन की रिमांड पर जेल से बाहर लाया गया था, लेकिन तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद एनकाउंटर में मुस्तफा मारा गया। मुस्तफा से पहले नरसंहार के आरोपी 3 आतंकी 18 अप्रैल 2003 को एनकाउंटर में मार गिराए गए थे। बता दें कि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा नरसंहार 90 के दशक में हुआ। हिंदू कश्मीरी पंडितों के पलायन का घाव 30 साल बाद भी नहीं भर पाया है। जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी से हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। मस्जिदों से घोषणा की गई कि कश्मीरी पंडित काफिर थे और पुरुषों को कश्मीर छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ा तो इस्लाम कबूल करना होगा, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने मजबूर होकर कश्मीर छोड़ना तय किया, उन्हें अपने घर की महिलाओं को वहीं छोड़ने के लिए कहा गया। कश्मीरी मुसलमानों को पंडित घरों की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके या डरा धमका कर उन्हें कश्मीर से बाहर निकाला जा सके। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार और 1990 के दशक में उग्रवाद के उदय के साथ घाटी से उनका जबरन पलायन देश भर में रोजाना की आम बातचीत हो गई। कभी राजनेता तो कभी अभिनेता इस मुद्दे को सुर्खियों में बनाए रखते हैं, लेकिन आखिर में सच क्या है, आइए सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। 1990 में किन किन घटनाओं ने हिंदू कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर किया? रिसर्च थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक स्टडीज ने घाटी में हुए 1989 से 2003 के बीच समुदाय के खिलाफ हत्या, बलात्कार और हिंसा के चुनिंदा प्रलेखित मामलों के विषय में एक रिपोर्ट 7 एक्सोडस एंड द एथनिक क्लिंजिंग ऑफ कश्मीरी हिंदुओं की एक ग्राफिक लिस्ट प्रकाशित की है। 1990 में होने वाले पलायन की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, जो कि अब तक जारी है। हालांकि बीजेपी की सरकार आने के बाद इसमें कुछ बदलाव तो जरूर आया, लेकिन ये हमले पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। इसका दावा कोई नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।